नमस्कार बच्चों, क्या हाल है। मैं हूं आपका दोस्त हिमांशु और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट पढ़ाई का चैनल फिजिक्स फंडामेंटल्स। क्या करते हैं हम यहाँ हम फिजिक्स की पढ़ाई करते हैं। क्लास 11th क्लास 12th के बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी करते हैं और आईआईटी जेई नीट के एग्जाम्स की भी तैयारी करते हैं। आज क्या करने वाले हैं, आज हम आपका क्लास 12th का चैप्टर 1 इलेक्ट्रिक फील्ड का सेकंड पार्ट लेकर के आए हैं। सेकंड पार्ट में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड समझेंगे, फील्ड लाइन समझेंगे, डाइपोल समझेंगे, इनको डिटेल में समझेंगे। आपको क्या करना है, आपको कॉपी पेंसिल निकालनी है, ये टॉपिक लिखना है और यहां से अपने नोट्स बनाने शुरू करने हैं। तो चलिए बिना ज्यादा समय गंवाए हुए हम शुरू करते हैं चैप्टर 1 का सेकंड पार्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड। फर्स्ट पार्ट में हमने इलेक्ट्रिक चार्जेस को समझा था, हमने पुराने जमाने में किए हुए एक्सपेरिमेंट्स को भी समझा था कि कैसे हम प्लास्टिक को फर्स्ट से रब करते थे तो वो दूसरे सम स्मॉल ऑब्जेक्ट्स को अट्रैक्ट करती थी। जैसे हम बचपन में स्केल को सिर पे रब करने के बाद कागज के टुकड़ों के पास ले जाते थे तो वो अट्रैक्ट होते थे, राइट। तो ये सब चीजें हम पहले पार्ट में समझ चुके हैं। हम पहले पार्ट में ये भी समझ चुके हैं कि इलेक्ट्रिक फोर्स को मेजर कैसे करते हैं, उसकी यूनिट क्या होती है, कैसे डेवलप होता है और कूलम्स लॉ क्या होता है। कूलम्स लॉ क्या होता है, कूलम्स लॉ होता है इनवर्स स्क्वायर लॉ। कूलम्स लॉ हमको बताता है दो चार्ज पार्टिकल्स के बीच में कितना फोर्स लग रहा है और उसकी डायरेक्शन क्या है। मैग्नीट्यूड बताता है कूलम्स लॉ हमको, कैसे बताता है मैग्नीट्यूड, ये होती है मैग्नीट्यूड। अगर दो चार्जेस हैं Q1 Q2 तो उनके बीच में फोर्स होगा 4πε0 r²। ये होगा फोर्स ऑन वन बिकॉज ऑफ टू। डायरेक्शन क्या होगी, R12 फ्रॉम 1 towards 2। फ्रॉम 2 towards 1, सॉरी। और फोर्स है फोर्स ऑन 1 by 2 की वैल्यू ये होगी, डायरेक्शन होगी फ्रॉम 2 towards 1। ये हमने समझ लिया था, ठीक है। यानी कि हमने ये भी समझा था कि अगर दो सिमिलर चार्जेस हैं तो रिपेल करेंगे और अगर अपोजिट चार्जेस हैं तो अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। यहां तक हमने समझ लिया था। हमने ये भी समझा था बच्चों कि अगर दो से ज्यादा चार्जेस हैं तो कैसे फोर्स निकालेंगे, कैसे निकालेंगे। अगर दो से ज्यादा चार्जेस हैं तो हम प्रिंसिपल ऑफ सुपर इम्पोजिशन फॉलो करेंगे। अगर ये चार्ज Q है और ये चार्ज Q डैश है और यहाँ पे स्मॉल q है, हम स्मॉल q पे अगर फोर्स निकालेंगे तो पहले इस q से फोर्स निकलेगा F ऑन स्मॉल q बिकॉज ऑफ लार्ज q, फिर इस q डैश से निकलेगा F ऑन स्मॉल q बिकॉज ऑफ q डैश, और इन दोनों का एडिशन करके ये डायरेक्शन आ जाएगी F नेट की, ठीक है, ठीक है। ये वेक्टर एडिशन हो जाएगा। ये है, इसे बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपर इम्पोजिशन, कि दो चार्जेस या दो से ज्यादा चार्जेस प्रेजेंट हैं तो वो किसी तीसरे चार्ज पे इंडिपेंडेंटली फोर्स लगाएंगे, एक दूसरे को बिना इंपैक्ट किए हुए फोर्स लगाएंगे, और उन सारे फोर्सेस को जब हम वेक्टर सम कर देंगे तो उस चार्ज के ऊपर टोटल फोर्स आ जाएगा और उसकी डायरेक्शन भी वेक्टर सम से ही आएगी, ठीक। यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं है। चलिए, वेरी गुड। अब समझते हैं, थोड़ा सा इसको और कहने को कॉम्प्लेक्स हो जाएगा लेकिन बाद में बहुत सिंपल होता चला जाएगा। हमने भी कूलम्स लॉ में समझा है कि दो चार्जेस इंटरेक्ट करते हैं और उनके बीच में फोर्स आ जाता है, ठीक। इसको अगर हम दो स्टेप प्रोसेस बना दें तो हमारी लाइफ आगे बहुत आसान हो जाएगी। इन दोनों चार्जेस के इंटरेक्शन को हमने डायरेक्टली इंटरेक्शन को सीधे फोर्स में कन्वर्ट कर दिया। हम इसमें एक और बीच में इंटरमीडिएट एक स्टेप और डाल देते हैं कि एक चार्ज होगा Q, ये चार्ज है, ये चार्ज प्रोड्यूस करेगा एक फील्ड और फील्ड से प्रोड्यूस होगा फोर्स। दिस इज द इंटरमीडिएट स्टेप, मिडिल स्टेप,
ये हमने ऐड कर दिया फील्ड। पहले हम सीधे यहां से यहां आ रहे थे, हमने एक स्टेप ऐड कर दिया फील्ड का। ठीक है, समझने में इससे काफी आसानी होगी। क्योंकि क्या होता था कि पुराने जमाने में 18वीं सेंचुरी में जब लोगों ने, जब ये लॉ निकल के आ गया कूलम्स लॉ, तो किसी ने पूछा, और ये वैलिड सवाल था कि मान लो मेरे यहाँ पे चार्ज क्यू था, ठीक, यहाँ पे चार्ज क्यू था, आइसोलेटेड सिस्टम है, और यहाँ पे मेरा एक चार्ज स्मॉल क्यू था, तो इस चार्ज ने इस पे फोर्स लगा दिया, ठीक है। लेकिन जब मैंने इस क्यू को हटा लिया तो यहां पे क्या बचा, फोर्स कहां से तुरंत आ गया था, जैसे मैं क्यू को प्रेजेंट कर रहा था यहां पे तुरंत फोर्स आ गया। तो इस एनोमली को सॉल्व करने के लिए साइंटिस्ट ने सुझाया कि यहाँ पे हमें 4 फील्ड लाइंस बना लेते हैं। अब जब फील्ड लाइंस होंगी तो यहाँ पे एक फील्ड प्रेजेंट होगा, चाहे यहाँ पे क्यू प्रेजेंट हो या फिर क्यू एब्सेंट हो, फील्ड हमेशा बना रहेगा। जैसे ही क्यू आएगा वो क्यू उस फील्ड की वजह से फोर्स एक्सपीरियंस कर लेगा, और क्यू चला जाएगा तो फील्ड बचेगा लेकिन फोर्स नहीं बचेगा। ठीक, इतना समझ में आ गया। ये इंटरमीडिएट स्टेप हमने इसलिए ऐड किया ताकि कॉन्सेप्ट्स और आसानी से समझ में आ जाए, क्योंकि आगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में फील्ड का बहुत बड़ा रोल है। और ये उस टाइम पे साइंटिस्ट ने एक एनालॉजिकल अप्रोच थी, ग्रेविटेशनल फील्ड की तरह इलेक्ट्रिकल फील्ड बना दिया था थ्योरेटिकली, लेकिन बाद में इसके प्रैक्टिकल एग्जांपल्स भी बहुत मिले हैं, प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशंस मिले हैं फील्ड के। प्रैक्टिकली फील्ड एक सेपरेट फिजिकल क्वांटिटी होती है इलेक्ट्रिकल फील्ड, और उसका एग्जांपल है आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो होती हैं वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के इंटरेक्शन से मूव करती हैं। तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड भी होता है और मैग्नेटिक फील्ड भी होता है। ये कोई थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट नहीं है, लेकिन उस टाइम 18वीं सेंचुरी में उन्होंने इसको समझने के लिए बनाया था। बाद में समझ में आया कि एक्चुअल में ये एग्जिस्ट करता है, जैसे कि ग्रेविटेशनल फील्ड भी एग्जिस्ट करता है। वो कोई थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट नहीं है। और अभी रिसेंटली 4-5 साल पहले आपने सुना होगा न्यूज में ग्रेविटेशनल वेव्स के बारे में। उन ग्रेविटेशनल वेव्स का प्रेडिक्शन उसी टाइम हो गया था जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आई थी, क्योंकि जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हमको मिली तब ये समझ में आ गया कि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड एक्चुअल में एग्जिस्ट करता है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स उसके थ्रू प्रोपोगेट करती हैं। उसी तरीके से ग्रेविटेशनल फील्ड क्योंकि हमको पहले से ही पता था, तो हमें यह पता था कि ग्रेविटेशनल वेव्स भी डेफिनेटली एग्जिस्ट करती होंगी। मिली कब? 3-4 साल पहले जब हमने बहुत बड़ा एक सेटअप बनाया उसमें मिली। ठीक है, तो आउट ऑफ सिलेबस था टॉपिक, बट समझना जरूरी था। तो अब हम फील्ड पे वापस आ जाते हैं। कमिंग बैक टू द करेंट टॉपिक, ये होता है अपना फील्ड का इंटरमीडिएट मिडिल स्टेप। अब क्या होता है फील्ड और मेजर कैसे करते हैं, यूनिट क्या होती है, ये सब चीजें हम डिस्कस करेंगे। तो ये मैं डिलीट कर देता हूं, ये सारा अभी तक का अपना बैकग्राउंड था। अगर एक चार्ज प्रेजेंट है मेरे पास कैपिटल क्यू और एक स्मॉल क्यू यहां पे रखा है, तो फील्ड के लिए हमको सिर्फ कैपिटल क्यू चाहिए। ठीक, कैपिटल क्यू के द्वारा जो फील्ड प्रोड्यूस होगा उसको एज ए फोर्स स्मॉल क्यू ऑब्जर्व करेगा, फील करेगा। ठीक है, तो फील्ड की जो डेफिनेशन आई वो थी फोर्स ऑब्जर्व बाय स्मॉल क्यू डिवाइडेड बाय स्मॉल क्यू, गिवन दैट Q is very small such that it does not influence surrounding charges। क्यू केवल इतनी छोटी होनी चाहिए कि ये कैपिटल क्यू को या आसपास में जो सेटअप है उसको इंपैक्ट ना करे। तो ये सब कहानी लिखने की बजाय इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, E इक्वल्स टू F अपॉन Q लिमिट Q टेंड्स टू 0।
ठीक है, ये भी लिख सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब क्यू इतना छोटा होना चाहिए कि ये इस क्यू पे कुछ ज्यादा इम्पैक्ट ना डाले, कोई एक्स्ट्रा फोर्स लगाए तो क्यू मूव ना करे अपनी जगह से, हिले नहीं, यानी इनकी रिलेटिव पोजीशंस में कोई डिफरेंस ना आ जाए, इसलिए क्यू को रखते हैं बहुत छोटा। फील्ड मिल जाता है आपका फोर्स अपॉन क्यू से, डायरेक्शन क्या मिलेगी, वही डायरेक्शन होगी जो फोर्स की होगी। ठीक, इतना समझ में आता है, यहां तक कोई दिक्कत? इस इक्वेशन को समझना है, ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं? ठीक है, चलो वेरी गुड। तो अब समझ लेंगे कि फील्ड की मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन आएंगी क्या, ये तो इक्वेशन अब यहां से आती क्या है। अब इन दोनों चार्जेस के बीच में अगर यहाँ पे सेपरेशन हमारा आर का है, तो इनके बीच में कूलम्स लॉ क्या बताता है हमको कि फोर्स कितना होगा, फोर्स ऑन स्मॉल क्यू बिकॉज ऑफ लार्ज क्यू इज इक्वल टू 1/4πε0 स्मॉल क्यू लार्ज क्यू अपॉन आर स्क्वायर। डायरेक्शन क्या होगी, अगर मान लेते हैं कि ये सेम है तो रेडियली आउटवर्ड, हमने ये माना कि दोनों सेम चार्जेस है तो इसकी डायरेक्शन ये होगी रेडियली आउटवर्ड, रिपेल ईच अदर वाला। ठीक है, ये मिल गया हमको, इसको यहां रख देंगे, जब इसको यहां रख देंगे तो फील्ड क्या मिल जाएगा हमको, यहां रखते ही क्यू से क्यू कट जाएगा और फील्ड की वैल्यू आ गई हमारी क्यू अपॉन 4πε0 आर स्क्वायर। डायरेक्शन क्या हो जाएगी, रेडियली आउटवर्ड। ठीक, और अगर स्मॉल क्यू नेगेटिव होता तो क्या डायरेक्शन मिलती, तो भी रेडियली आउटवर्ड ही डायरेक्शन मिलती, क्योंकि क्यू से क्यू तो कैंसिल हो जा रहा है ना हमारा। देखो इस इक्वेशन में जब इसको हम क्यू से डिवाइड करें तो क्यू से क्यू कैंसिल हो जाएगा, तो इसके साइन पे डिपेंड करेगी, ये अगर पॉजिटिव है तो डायरेक्शन हमेशा रेडियली आउटवर्ड ही रहेगी, अगर क्यू नेगेटिव है तो, अगर क्यू की जगह पे हमारा, इसकी जगह पे अगर माइनस क्यू होता और यहां पे मेरा फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है, अगर माइनस क्यू होता तो इससे बना देते हैं, अगर ये होता मेरा माइनस क्यू तो इसी पॉइंट पे फील्ड की डायरेक्शन होती ये वाली, रेडियली इनवर्ड। फॉर नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव कैपिटल क्यू की बात कर रहे हैं, स्मॉल क्यू के चार्ज के साइन पे तो डिपेंड ही नहीं करता, डिपेंड ही नहीं करता। ठीक है, सिर्फ इस पे डिपेंड करता है, स्मॉल क्यू के चार्ज पे डिपेंड करेगा फोर्स। ये समझ में आया, दोबारा समझाता हूं। देखो जो फोर्स था वो तो डिपेंड कर रहा था इसके और इसके साइन पे, ठीक है, दोनों का सेम साइन तो रिपेल और अपोजिट साइन तो अट्रैक्ट। फील्ड जो डिपेंड करता है वो सिर्फ इसके साइन पे डिपेंड करता है, इसका साइन पॉजिटिव तो फील्ड आउटवर्ड और इसका साइन नेगेटिव तो फील्ड इनवर्ड, पॉजिटिव साइन तो फील्ड आउटवर्ड, नेगेटिव साइन तो फील्ड की डायरेक्शन इनवर्ड। इतना समझ में आ गया, चलो ये समझ में आता है। अच्छा, मैंने आपको फील्ड का प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस भी बता दिया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का प्रोपगेशन भी बता दिया। एक एग्जांपल करें और क्लैरिटी मिलेगी। ठीक है, छोटा सा एग्जांपल करते हैं और उससे हमको और क्लैरिटी मिल जाएगी। अच्छा, इसमें हम एक और चीज बता देते हैं, वो होता है एग्जांपल करने से पहले, वो होता है फील्ड बिकॉज ऑफ मल्टीपल चार्जेस। सो मल्टीपल चार्जेस होंगे तो क्या होगा, इस सेटअप को डिलीट कर देते हैं, अब हम मल्टीपल चार्जेस की बात कर लेते हैं। मल्टीपल चार्जेस हैं मेरे पास, एक मेरे पास Q है, एक मेरे पास Q डैश है और दो चार्जेस हैं। ठीक है, ये Q डैश है और ये Q है। तो इस पॉइंट A पे फील्ड कितना होगा, ठीक, कैसे निकालेंगे हम,
ये मान लेते हैं आर डैश है, ये मान लेते हैं आर है, आर की वजह से फील्ड ये आ गया, आर डैश की वजह से फील्ड ये आ गया, ठीक। तो इन दोनों को हम प्रिंसिपल ऑफ सुपर इम्पोजिशन जो फोर्स पे वैलिड था वही यहां पर भी वैलिड है, यानी कि क्यू की वजह से जो फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है वो और क्यू डैश की वजह से जो फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है वो, इन दोनों का हम वेक्टर सम निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे? वेक्टर सम। दिस इज फील्ड नेट। वेक्टर सम निकालेंगे और वही उसकी डायरेक्शन भी वेक्टर सम से आ जाएगी और मैग्नीट्यूड भी, ठीक है। तो यहां तक समझ में आ गया। चलो एक एग्जाम्पल करते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल सिंपल सा एग्जाम्पल है, बहुत छोटा सा एग्जाम्पल करवाऊंगा मैं। एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, उस पे चार्ज क्यू है, क्यू है, क्यू है। आपको उसके सर्कम सेंटर पे फील्ड बताना है। फील्ड एट ओ, ये ओ है, सर्कम सेंटर ये निकालना है। ओ पे आपको सर्कम सेंटर है, उस पे फील्ड की वैल्यू निकालनी। ए इज द लेंथ ऑफ साइड ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल। करिए, इजी है। ये आपको ये निकालना है, ये पार्ट, ये एल्टीट्यूड बोल लो या इसकी रेडियस बोल लो, ये कितनी होगी? ये होगी आपकी ये पूरा बना लिया, ये हमारा 90 डिग्री एंगल हो गया। तो ये कितनी भी हो उससे फर्क नहीं पड़ता। मान लो ये आपकी आ गई, निकाल तो लोगे आप मैथ से, लेकिन मान लो ये आती है आपकी ए डैश, ठीक है। तो ये भी ए डैश हो गया, ये भी ए डैश होगी, ठीक है। इतना समझ में आ गया। तो यहां पे जो फील्ड होगा वो, ये पॉइंट बना लिया हमने, ठीक है। क्यू की वजह से क्या होगा? इस डायरेक्शन में होगा। इस क्यू की वजह से किस डायरेक्शन में होगा? इस डायरेक्शन में होगा। और इस क्यू की वजह से किस डायरेक्शन में होगा? इस क्यू की वजह से इस डायरेक्शन में होगा, और इस क्यू की वजह से इस डायरेक्शन में होगा। और मैग्नीट्यूड भी तीनों का बराबर होगा। क्यों? क्योंकि डिस्टेंस भी बराबर है और चार्ज भी बराबर है। मैग्नीट्यूड कहां से निकल रहा था? यहां से निकल रहा था। क्यू भी सेम है, आर भी सेम है, ये तो है कांस्टेंट। तो क्यू अपॉन आर स्क्वायर जो होगा वो भी कोई सेम वैल्यू आएगी सबके लिए। तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वही यहाँ पे आएगी, वही यहाँ पे आएगी। ये एंगल कितना होगा? 120 डिग्री होगा। 120 डिग्री, 120 डिग्री, 120 डिग्री। तो ये सिमेट्री से ये तीनों फील्ड एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। नेट फील्ड कितना हो गया? 0। बहुत बार क्वेश्चन आता है ये नीट में, तो बहुत बार इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि भाई नेट कितना होगा बता दो। 1 नंबर का सवाल होता है और बच्चे ना पहले ये डिस्टेंस निकालते हैं, फिर फील्ड की वैल्यू निकालते हैं, फिर उनका वेक्टर सम निकालते हैं और नतीजा क्या आता है? 0। लेकिन इतनी सारी कैलकुलेशन में 2 नुकसान हो जाते हैं। एक तो टाइम वेस्ट हो जाता है, और दूसरा ये भी होता है कि कैलकुलेशन में 0 के बजाय कुछ और आ गया तो फिर दिक्कत है, क्योंकि कैलकुलेशन लंबी होती है, कहीं ना कहीं सिली मिस्टेक्स हो जाती हैं और नुकसान हो जाता है। सिमेट्री बहुत जरूरी है, इस वजह से क्वेश्चन मैंने चूज किया था ताकि आपको सिमेट्री का सिग्निफिकेंस समझ में आ गया। देखते ही 0 मारो, देखते ही 0 मारो, क्योंकि सिमेट्री है, ऐसे ही दिख जाता है, ठीक है। चलो वेरी गुड, ये क्वेश्चन कर लिया हमने। अब हम क्या करते हैं, अच्छा यहाँ पे आप अगर चाहे तो वीडियो पॉज कर लें और अपनी एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर 1.8 और 1.9 ट्राई करिए। 1.8 और 1.9 ट्राई करिए। एग्जाम्पल है, सॉल्व है, मैं यहाँ पे नहीं कराना चाह रहा हूँ क्योंकि ऑलरेडी सॉल्यूशन दिया हुआ है बुक में, लेकिन हम उसी को फॉलो करें तो आप वो दोनों ट्राई कर लीजिए, आपको बहुत मजा आएगा उन दोनों में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को, ठीक है। तो हेडिंग चेंज कर लीजिए, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डाल लीजिए और एक छोटी सी कहानी सुनने के लिए तैयार हो जाइए। चलिए मैं इसे डिलीट कर देता हूँ। फील्ड समझ में आया, रेडियली आउटवर्ड होता है ये समझ में आ गया, ठीक है। डायरेक्शन पता चल गई, मैग्नीट्यूड पता चल गया, सुपर इम्पोजिशन प्रिंसिपल भी समझ में आ गया। अब हम इसका फिजिकल रिप्रेजेंटेशन ऑन पेपर हम कैसे समझें कि फील्ड कितना है और डायरेक्शन कितनी है। इसके 2 तरीके थे, एक पुराना तरीका, एक नया तरीका। पुराना तरीका यहाँ पे बनाता हूँ, नया तरीका यहाँ पे बनाता हूँ, ठीक है। यह है पुराना तरीका।
ये है न्यू, ये है ओल्ड। ठीक, दोनों को समझाता हूं। ठीक, पुराने तरीके में क्या था कि फील्ड के में दो चीजें चाहिए होती है, एक डायरेक्शन और एक मैग्नीट्यूड। पुराने तरीके में डायरेक्शन कैसे मिलती थी? एरो, एरो जिस डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा है फील्ड की डायरेक्शन वो है। ठीक है, ऐसे 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 ऐसे। इस केस में कहा होगा रेडियली आउटवर्ड, चारों तरफ निकल रही है, रेडियली आउटवर्ड। ठीक है, रेडियली आउटवर्ड। मैग्नीट्यूड कितना था? डिस्टेंस के साथ मैग्नीट्यूड कम होता जाएगा। मैग्नीट्यूड कैसे पता चलता था? ये साइज ऑफ एरो, जितना छोटा एरो मैग्नीट्यूड उतना कम, जितना बड़ा एरो मैग्नीट्यूड उतना ज्यादा। तो ये तरीका था पुराना। लेकिन ये तरीका जब बहुत ज्यादा चार्जेस होते हैं, मल्टीपल चार्जेस, तो इसको बनाना बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ये डिस्क्रीट है, हर बार आपको मैग्नीट्यूड छोटी बड़ी दिखानी पड़ेगी। ठीक है, मुश्किल होती, पेपर पर रिप्रेजेंट करने मुश्किल होती। मान लो मैं 4 चार्जेस बना दूं तो फील्ड तो होगा, वो नेट आएगा बन के, तो वो इससे बहुत सही से रिप्रेजेंट नहीं हो पाएगा। ये है नया तरीका। इसमें भी डायरेक्शन कैसे पता चलेगी? दो ही चीजें ना, मैग्नीट्यूड कैसे बताएगा और डायरेक्शन कैसे बताएगा। यहां पे भी वही था, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड कैसे बताता था? लेंथ ऑफ एरो। डायरेक्शन क्या थी? डायरेक्शन ऑफ एरो। ठीक, यहां पे क्या था? मैग्नीट्यूड क्या है? डेंसिटी ऑफ एरोस। और डायरेक्शन क्या है? डायरेक्शन ऑफ एरो। डेंसिटी ऑफ एरोस का मतलब क्या है? डेंसिटी ऑफ एरोस का मतलब है कि देखो यहां पे एरो बहुत ज्यादा डेंस है चार्ज के पास, तो यहां पे डेंसिटी ज्यादा है, यहां पे डेंसिटी कम हो गई। तो यहां पे अगर मान लेते हैं E2 है और यहां पे मान लेते हैं E1 है, तो E1 इज ग्रेटर देन E2 एंड बोथ आर रेडियली आउटवर्ड। दोनों रेडियली आउटवर्ड है, ऐसे बाहर की तरफ। लेकिन मैग्नीट्यूड कैसे पता चला आपको? इनकी इंटेंसिटी से, जितना ज्यादा पास पास लाइन है उतना ही ज्यादा फील्ड। ठीक, ये समझ में आता है। चलो, वेरी गुड। इसी में एक एस.सी. वर्मा का क्वेश्चन है, एस.सी. वर्मा जी ने बनाया था, बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है, मुझे मतलब बड़ा छोटा सा सिंपल सा क्वेश्चन लगा। ऐसे फील्ड लाइन बना रखे थे उन्होंने, ये फील्ड लाइंस थी ऐसे, ये पॉइंट थे उनके ए बी सी। क्वेश्चन में पूछा क्या था कि फील्ड ए इज ग्रेटर देन फील्ड बी, फील्ड बी इज ग्रेटर देन फील्ड ए। सिंगल आंसर राइट क्वेश्चन था, बी इज ग्रेटर देन सी, और इसी तरह से फील्ड सी इज ग्रेटर देन फील्ड ए और फील्ड बी इज लेस देन फील्ड सी। ठीक, तो मल्टीपल आंसर क्वेश्चन था, सॉरी। तो आप देख लीजिए, ए जो है वो बी से ज्यादा होगा, राइट, बी सी से ज्यादा होगा, रॉन्ग, सी ए से ज्यादा होगा, रॉन्ग, ए सी से ज्यादा होगा, रॉन्ग। ठीक है, सिर्फ यही ऑप्शन करेक्ट है। ठीक, देख के पता चल गया, ना कोई वैल्यू दी, ना चार्ज दिया, ना कुछ दिया, तो बिकॉज ऑफ द प्रैक्टिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द फील्ड है। तो इस टाइप के क्वेश्चन नीट वगैरह में पूछे जाते हैं, जेई मेंस में भी पूछे जा सकते हैं, एडवांस में नहीं पूछे जाएंगे। ठीक है, चलिए, तो अब हम समझ लेते हैं एक बार थोड़ा सा और फील्ड लाइंस को, जब हमारे पास एक से ज्यादा चार्ज प्रेजेंट है। इसके बाद फ्लक्स वाला टॉपिक है जो मैं स्किप कर रहा हूं, क्योंकि फ्लक्स को मैं समझाऊंगा गॉस लॉ के साथ। ठीक है, गॉस लॉ और फ्लक्स वो काफी रिलेटेड है, तो वो उसको उसी टाइम समझाएंगे। ठीक है, अच्छा, ये एक और चीज यहाँ पे प्रैक्टिकल रिप्रेजेंटेशन कर लेते हैं। मान लो आपका, अच्छा, फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है ना, प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज क्या है, क्या क्या प्रॉपर्टीज है? पहली प्रॉपर्टी है फील्ड लाइंस नेवर क्रॉस, कभी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेंगी।
दूसरी प्रॉपर्टी नेवर फॉर्म अ लूप। नेवर फॉर्म अ लूप, ठीक है, कोई लूप नहीं बनाएंगे। और तीसरी प्रॉपर्टी थी स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव एंड एंड्स एट नेगेटिव, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट करेंगे और नेगेटिव चार्ज पे एंड करेंगे, ठीक है। इतना समझ में आ गया? चलो ठीक है, तो एक सेट ऑफ चार्जेस की फील्ड लाइंस बना लेते हैं। मान लेते हैं कि ये मेरा पॉजिटिव चार्ज है और ये मेरा नेगेटिव चार्ज है, ठीक है, पॉइंट चार्ज है। इस पे आपको फील्ड लाइंस ड्रॉ करनी है। ये सिस्टम है पूरा आइसोलेटेड सिस्टम है, इसमें फील्ड लाइंस ड्रॉ करनी है। करिए ड्रॉ, मैं करता हूँ, ठीक है। फील्ड नेवर क्रॉस ईच अदर, वो हम लोग को ध्यान रखनी है। स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव एंड एंड्स एट नेगेटिव, एक लाइन ऐसे चली जाएगी, फिर ऐसे जाएंगी, 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 फिर ऐसे जाएंगी, ऐसे जाएंगी, ऐसे जाएंगी, ऐसे जाएंगी, ऐसे जाएंगी, ऐसे जाएंगी, यहाँ से भी सॉरी ये एरो बन गए सारे, ये ऐसे नेगेटिव पे तो एंड होना है ना इसको, यहाँ से ऐसे हो गए, ऐसे हो गए, ठीक। तो इस तरह से बन गया, इधर से पॉजिटिव से स्टार्ट हो गई, नेगेटिव पे एंड करेगी। देखो लूप अभी भी नहीं बन रहा है, ध्यान से देखना। ये स्टार्ट हुई लाइन ऐसे 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 गई, यहाँ पे एंड हो गई, यहाँ से कोई लाइन स्टार्ट नहीं हो रही है। अगर यहाँ से स्टार्ट होकर यहाँ आ जाती तो लूप बन जाता, लूप नहीं बन रहा है, ठीक है। स्टार्ट पॉजिटिव से हो रही है, नेगेटिव पर कोई भी लाइन क्रॉस नहीं कर रही। तो और जो चार्ज है उसके पास डेंसिटी ज्यादा भी है, देखो गौर से, इस चार्ज के पास डेंसिटी ज्यादा है ना, क्योंकि ऑब्वियसली कूलम्ब्स लॉ भी तो ये कहता है ना कि चार्ज के पास डेंसिटी ज्यादा होगी। आपका फील्ड की डेफिनेशन में तो आर स्क्वायर बोलती है ना, जितना कम डिस्टेंस उतनी ज्यादा डेंसिटी, भाई यहाँ पर भी है। और यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे थोड़ा सा डिस्टेंस है, तो वहां पे डेंसिटी भी कम है, देख लो इसके कंपैरिजन में या इसके कंपैरिजन, ठीक। तो ये प्रैक्टिकल रिप्रेजेंटेशन था, और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हम कराएंगे आगे बढ़ के चलते हुए। तो अब हम समझते हैं एक और नया कॉन्सेप्ट। अगला टॉपिक लिखते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। बताऊंगा क्या क्या होता है, आप टॉपिक लिखिए इलेक्ट्रिक डाइपोल। क्या होता है इलेक्ट्रिक डाइपोल? तो डाई मतलब टू, ठीक है, पोल मतलब एंड्स, यानी कि एक ऐसा सेटअप जिसके दो एंड होंगे उसको बोलेंगे डाइपोल। अब इलेक्ट्रिक डाइपोल है तो इसका मतलब उसमें दोनों एंड्स पे इलेक्ट्रिक चार्जेस होंगे। कैसे चार्जेस होंगे? इक्वल एंड अपोजिट। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल का अगर मैं पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन करूं तो कुछ ऐसा दिखेगा। ये एक एंड है, ये दूसरा एंड है, और इन दोनों एंड्स पे है चार्जेस। एक पे है क्यू, दूसरे पे है माइनस क्यू, ठीक। और ये दोनों सेपरेटेड हैं बाय अ, ये दोनों सेपरेटेड है बाय अ डिस्टेंस डी, यानी कि 2a इज द सेपरेशन बिटवीन दीज टू, ठीक है। तो दो इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस अगर किसी डिस्टेंस 2a द्वारा सेपरेटेड है तो दैट सेटअप इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल। हमने सेटअप क्यों चुना? कुछ भी चुन सकते थे, है ना, ट्रायंगल बना सकते थे, है ना, डाइपोल की जगह ट्राइपोल कर सकते थे, हाँ कर सकते थे। डाइपोल इज
वेरी फ्रिक्वेंटली यूज सेटअप इन नेचर। नेचर में वैसे बहुत सारे सेटअप मिलते हैं जहाँ पे चार्जेस जो है ना वो दो पोल की तरह आइसोलेट हो जाते हैं। आगे काफी सारा सिग्निफिकेंस इसका मिलेगा आपको, तो इसलिए हमने इसको सेपरेट केस बना करके समझने की कोशिश करी है। दोबारा समझाता था। डाइपोल क्या होता है? डाइपोल होता है टू व्हेन टू इक्वल एंड opposite charges are separated by a distance 2a. This setup is called dipole. डाई मतलब टू, पोल मतलब एंड्स। ठीक, अब इसके स्पेशल ये एक स्पेशल केस है और इसके फील्ड कितना होगा, डाइपोल में कैसे डाइपोल बिहेव करेगा, वो सब चीजें हम पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले समझ लेते हैं इसकी कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज। पहली प्रॉपर्टी ये होती है कि इस डाइपोल का एक मोमेंट होता है जिसको हम बोलते हैं डाइपोल मोमेंट। वो क्या होता है? ठीक है, तो डाइपोल मोमेंट देखो, हाँ, डाइपोल मोमेंट में जाने से पहले एक और चीज समझा देता हूं। हमने 2a क्यों लिया? मतलब लोग सोचेंगे सर ये 2a क्यों लिया, पहली बार हुआ है 2a। हर बार तो हम डिस्टेंस d लेते थे या r लेते थे या l लेते थे, इस बार 2a क्यों? सिंपल एक्सप्लेनेशन है इसका कि 2a से अपनी एक तो कैलकुलेशन आसान हो जाती है, क्योंकि हम जब भी डिस्टेंस मेजर करते हैं ना तो इसके सेंटर से मेजर करते हैं। ये इसका सेंटर है, मान लेते हैं o, तो O के लेफ्ट में A, राइट में A। पॉजिटिव चार्ज A डिस्टेंस पे है और नेगेटिव चार्ज A डिस्टेंस पे है, तो टोटल डिस्टेंस 2A ले लिया। बस इतनी सी ही बात है और कोई बात नहीं है, हमारी कैलकुलेशन आसान हो जाती है बस। अच्छा, अब ये समझ में आ गया कि हमने 2A क्यों लिया। चलो वेरी गुड। अब इस डाइपोल के डाइपोल मोमेंट होता है। डाइपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। किसको कहते हैं डाइपोल मोमेंट? जो चार्जेस हैं प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एंड सेपरेशन, ये तो देगा हमको मैग्नीट्यूड ऑफ डाइपोल। और डायरेक्शन कैसे मिलेगी? डायरेक्शन मिलेगी फ्रॉम माइनस टू प्लस। अगर डाइपोल मोमेंट वेक्टर क्वांटिटी होता है तो उसकी एक मैग्नीट्यूड होगी और एक डायरेक्शन होगी। मैग्नीट्यूड कैसे मिलेगी? प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस एंड सेपरेशन। चार्ज कितना है हमारे पास? Q है दोनों में, और सेपरेशन कितना है? 2a का। तो ये हो गई आपकी मैग्नीट्यूड। डायरेक्शन क्या होगी? माइनस से प्लस की तरफ। ठीक, फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। एक फिजिकल क्वांटिटी है। क्यों ली हमने फिजिकल क्वांटिटी, फिर बताता हूं। क्या होता है कि जब हम जैसे चार्ज को जब डील कर रहे थे तो कूलम्स लॉ या आगे फ्यूचर में जो भी हम इनका यूज करेंगे उसमें Q यानी कि जो चार्ज है उसका सिग्निफिकेंस होता है। क्योंकि डाइपोल पे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होता है, इक्वल एंड अपोजिट होता है, तो डाइपोल पे नेट चार्ज होता है 0। जितना पॉजिटिव उतना नेगेटिव, सॉरी जितना पॉजिटिव उतना नेगेटिव। नेट चार्ज डाइपोल पे हो गया 0। लेकिन जितने भी हम फॉर्मूले डिराइव करेंगे या कैलकुलेशन करेंगे उसमें डाइपोल मोमेंट यानी कि 2QA ये जो चीज है इसकी बहुत सिग्निफिकेंस होती है। टॉर्क में भी, फोर्स में भी, सारी चीजों में इसकी सिग्निफिकेंस होती है। तो ये फिजिकल क्वांटिटी हमने डिफाइन करी है जो कि वेक्टर होती है और इसकी मैग्नीट्यूड होती है 2QA। डायरेक्शन होती है फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। डायरेक्शन होती है फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, यानी कि यहां पे डायरेक्शन कितनी होगी? इधर से इधर होगी 2QA। ठीक है, ये इसे बोलते हैं P। डाइपोल मोमेंट को डिनोट करते हैं P से। ठीक है, तो डाइपोल मोमेंट हो गया P इज इक्वल टू 2QA। डायरेक्शन इज फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। इस फिगर के हिसाब से ये डायरेक्शन होगी। ठीक है, इस फिगर के हिसाब से 2QA के ऊपर लगा हुआ वेक्टर नहीं है, इस फिगर के हिसाब से डायरेक्शन को ऊपर लगा देते हैं। यहां पे हमारी डायरेक्शन ये है। ठीक, समझ में आ गया? चलो
डाइपोल मोमेंट समझ में आता है तो कोई कंफ्यूजन नहीं? अच्छा, तो अब हम निकालेंगे डाइपोल की वजह से फील्ड कितना जनरेट होगा। जैसे हमने चार्ज की वजह से निकाला था, चार्ज एक सेटअप था जहां पे सिर्फ पॉइंट चार्ज था। ये डाइपोल है, यहाँ पे 2 पॉइंट चार्ज है, अपोजिट है और इक्वल है और एक डिस्टेंस 2a द्वारा सेपरेटेड है। ये एक स्पेशल केस है, ठीक है। तो हम इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, ठीक है। उसके बाद हम इसका बनाते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं पहले, तो आप हेडिंग डालिए इलेक्ट्रिक फील्ड बिकॉज ऑफ डाइपोल। ये हो गया डाइपोल मोमेंट, जिसको बोलते हैं 2qa, डायरेक्शन फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, ठीक। अच्छा, अब यहाँ पे फिर से बना लेते हैं वही अपना डाइपोल। ये q माइनस q 2a, ठीक। मोमेंट इसका 2q है। अब हम इस पे ये निकालना चाह रहे हैं कि डाइपोल मोमेंट की वजह से फील्ड कितना जनरेट होगा। देखो, 2 डायरेक्शंस है, एक तो हमारी अलोंग द एक्सिस है, इधर और इधर। एक पॉइंट ले लेते हैं O, ये ले लेते हैं, मान लेते हैं A, ये B, ये O, ये C, और एक यहां पे पॉइंट ले लेते हैं D, ठीक। डिस्टेंस हमारा, पहले हम A पे और D पे हम दोनों जगह पे फील्ड निकालेंगे। अलोंग द एक्सिस, परपेंडिकुलर टू द एक्सिस, इसको बोलते हैं इक्वेटोरियल प्लेन। इक्वेटोरियल प्लेन, दिस इज कॉल्ड इक्वेटोरियल प्लेन, परपेंडिकुलर टू द एक्सिस। ये है अलोंग द एक्सिस। तो हम दोनों डायरेक्शन में फोर्स फील्ड निकालेंगे। पहले निकालेंगे अलोंग द एक्सिस, यानी कि ए पॉइंट पे कितना फील्ड होगा। ये डिस्टेंस मान लेते हैं, हाँ यहां नहीं, यहां सेंटर तक का डिस्टेंस मानते हैं r है, ठीक। तो r क्या हुआ हमारे पास, डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर टू द पॉइंट ए पॉइंट का डिस्टेंस सेंटर से, ठीक। हम यहाँ पे फील्ड निकालेंगे। फील्ड यहाँ पे कैसे निकलेगा, सिंपल, हम कूलम्स लॉ यूज करेंगे। इस चार्ज से फील्ड निकला, फिर इस चार्ज से फील्ड निकला, फिर उसको जोड़ देंगे, ठीक है, जैसे हमने अभी एग्जांपल में किया था। ऑलराइट, तो फील्ड कैसे निकलेगा, फील्ड हमारा पहले बी से निकलेगा, फील्ड बिकॉज ऑफ बी। तो फील्ड एट ए बिकॉज ऑफ बी इज गिवन बाय 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R माइनस ए का स्क्वायर, ठीक। डायरेक्शन क्या होगी इस फील्ड की, ये पॉजिटिव चार्ज है तो इस फील्ड पे डायरेक्शन होगी इस डायरेक्शन में, रेडियली आउटवर्ड, ठीक, ये डायरेक्शन हो गई। उसी तरह से फोर्स ऑन ए बिकॉज ऑफ, इस पॉइंट को दिया था हमने C, बिकॉज ऑफ C, ये कितना होगा, ये होगा Q, ये नेगेटिव है, अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R माइनस ए का स्क्वायर। डायरेक्शन हो गई ये आउटवर्ड थी इस तरफ, और ये होगी इस तरफ, ठीक है, टुवर्ड सेंटर, है ना। ठीक है, तो एक फील्ड इधर आ गया, ये आ गया F ऑन A बिकॉज ऑफ B, एंड ये आ गया F ऑन A बिकॉज ऑफ C, ठीक है। अब दोनों को जोड़ देंगे, टोटल फोर्स कितना हो गया, F, सॉरी टोटल फील्ड, क्या लिखते हैं यार, ये भी फील्ड है, ये भी फील्ड है, ये भी फील्ड है, ये भी फील्ड है, फोर्स बोले जा रहे थे, ठीक है। तो ये कितना होगा, इन दोनों को जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा, Q बाहर हो गया, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बाहर हो गया, ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, तो दोनों को जोड़ लेते हैं तो क्या हो जाएगा, 1/r माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस 1 माइनस ए प्लस ए अपॉन 1r प्लस ए का होल स्क्वायर।
आर प्लस ए का होल स्क्वायर माइनस करेंगे तो बचेगा क्या, यहाँ पे आ जाएगा क्यू अपॉन 4πε0, नीचे आ गया आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, ऊपर आ गया 4r ए। ठीक। अच्छा, अब अगर a बहुत छोटा है, यानी कि ये डिस्टेंस बहुत कम है और ये काफी ज्यादा है, तो स्पेशल केस बन जाएगा r इज मच मच ग्रेटर देन a, फील्ड कितना हो जाएगा 4r(a)q अपॉन 4πε0 और की पावर 4, ये उड़ गया, ये 3 रह गया, और 4a(q) को हम लिख देंगे 2p अपॉन 4πε0r3। डायरेक्शन क्या होगी अब इसकी, ये भी समझ लो। यही डायरेक्शन होगी ना, क्योंकि हमने ये वाला पार्ट पॉजिटिव लिया था, इसमें से माइनस किया, इसको नेट आ गया पॉजिटिव, तो हमारी ये डायरेक्शन होगी अलोंग द डाइपोल। डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन भी हमारी यही है, डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन तो ये होगी माइनस से पॉजिटिव की तरफ, और फील्ड की डायरेक्शन भी यही है। तो दिस इज द फील्ड अलोंग द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल। ठीक है, यहां लिख देते हैं E की वैल्यू कितनी होती है 2p, डायरेक्शन भी डाइपोल की ही रहेगी 4πε0r3। ठीक, डायरेक्शन अलोंग द डाइपोल मोमेंट, फिर से समझ लो, डायरेक्शन अलोंग द डाइपोल मोमेंट होगी। कैसे पता चला हमको डायरेक्शन अलोंग द डाइपोल मोमेंट होगी, सीधी सी बात है यार, ये डिस्टेंस r माइनस ए है, यहाँ पे फोर्स r माइनस ए की वजह से होगा, जो कि ज्यादा होगा r प्लस ए, इस डिस्टेंस की वजह से जो फोर्स बन रहा होगा, तो नेट फोर्स जो आएगा वो इस डायरेक्शन में ही आएगा। वही हमने यहाँ पे क्या, हमने माइनस किया, हमें टर्म पॉजिटिव मिली, हमने इसमें से यानी इसमें से इसको माइनस कर दिया तो हमें पॉजिटिव टर्म मिली, मतलब कि फील्ड की डायरेक्शन यही होने वाली है। ठीक, अगर नेगेटिव टर्म मिलती तो फील्ड की डायरेक्शन ये हो जाती, पॉजिटिव टर्म मिली तो फील्ड की डायरेक्शन ये है। ठीक, जब फील्ड की डायरेक्शन ये हो गई तो हमारा डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन भी ये थी, तो हमने इसको p से रिप्लेस कर दिया और ये अपना फॉर्मूला बन के आ गया। ये है अलोंग द एक्सिस, अलोंग द एक्सिस। अब हम निकालेंगे परपेंडिकुलर टू द एक्सिस, पॉइंट डी पे क्या फील्ड होने वाला है। ये समझ में आ गया, तो ये मैं डिलीट कर दे रहा हूं। ठीक है, पॉइंट डी पे हमारा क्या फील्ड होगा। ठीक, पॉइंट डी है ये, इसका डिस्टेंस हम मान लेते हैं, ये वाला डिस्टेंस, इसको रेड पेन से लिख लेते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, इसको भी हम r मान लेते हैं। ठीक, ठीक, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये हमारा a है, तो ये हो गया हमारा r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का अंडर रूट, ये एंगल है हमारा थीटा। ठीक, तो अब B पे दो चार्जेस हैं, दोनों फोर्स लगा रहे होंगे, P की डायरेक्शन है ये। ठीक है, तो D पे पहले B का फोर्स निकालेंगे, फिर C का निकालेंगे, फिर इनका वेक्टर सम कर देंगे। यही हमने पढ़ा था कूलम्ब्स लॉ में, मल्टीपल चार्जेस है तो एक एक करके फील्ड निकालो और उनको वेक्टर सम कर दो। ठीक है, तो फील्ड ऑन D बिकॉज ऑफ B is equal to 1/4πε0 Q अपॉन r, ये डिस्टेंस का स्क्वायर, डिस्टेंस कितना है r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। ठीक, ये डिस्टेंस है, इसका स्क्वायर कर दिया तो ये मिल गया हमको। अच्छा, डायरेक्शन क्या होगी इसकी, डायरेक्शन होगी इसकी ये, क्योंकि ये चार्ज पॉजिटिव है, अब ही जाएगा ना पॉजिटिव में फील्ड। अच्छा, डायरेक्शन वो है और मैग्नीट्यूड ये है। अब E at D because of C is equal to 1/4πε0 r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। डायरेक्शन क्या होगी इसकी, ये डायरेक्शन होगी नेगेटिव की तरफ।
ठीक है, ये है आपका E at D बिकॉज ऑफ B, और ये है E at D बिकॉज ऑफ C। नेट रिजल्टेंट क्या होगा? पैरेललोग्राम लॉ लगेगा, वेक्टर एडिशन लॉ भी बोलते हैं उसको, और नेट रिजल्ट जो होगा उसकी डायरेक्शन आएगी ये, और मैग्नीट्यूड भी निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो अब देखते हैं कैसे इसको जोड़ते हैं। ठीक, इतना समझ में आ गया? इतना समझ में आ गया? चलो वेरी गुड, बहुत अच्छे। अब हम इसको जोड़ना शुरू करते हैं। तो अब थोड़ी सी मैथ्स लगेगी बच्चों, जिनकी मैथ्स अगर वीक है तो मैं बहुत आसानी से समझाऊंगा। अब यहाँ पे थोड़ी सी मैथ्स लगने वाली है, cos थीटा sin थीटा वाला कॉन्सेप्ट लगेगा बस। ठीक, चलो समझा? चलो वेरी गुड। अब अगर इस ट्राइंगल की बात करें, इस वाले ट्राइंगल की, तो ये एंगल थीटा है, ये वाला एंगल, राइट? ओके, तो इस फील्ड के दो कंपोनेंट होंगे, एक यहां लगेगा और एक इधर आएगा, एक y कोऑर्डिनेट में जाएगा, एक x कोऑर्डिनेट में जाएगा। तो इसका एक y कोऑर्डिनेट बनेगा, एक x। तो ये एंगल थीटा कौन सा होगा? ये एंगल यहां पे थीटा होगा ना। ठीक, तो इसका एक y कोऑर्डिनेट कंपोनेंट आएगा, एक इसका x कंपोनेंट आएगा। ठीक है, तो इसका y कंपोनेंट जितना भी आएगा, कितना आएगा चलो देख लेते हैं। y कंपोनेंट के फील्ड्स कितने हो गए? एक तो ये हो गया EDB का y कंपोनेंट, EDB का y कंपोनेंट, ठीक, और ऊपर की तरफ जा रहा है ये, और EDC का y कंपोनेंट, जो कि ये एंगल भी थीटा है। तो EDC का y कंपोनेंट जो कि नीचे की तरफ आ रहा है, तो माइनस कर देंगे EDC का y कंपोनेंट। होगा कितना ये हो गया EDB y कंपोनेंट कैसा आएगा? cos थीटा आएगा, cos थीटा माइनस EDC cos थीटा, यानी कि ये माइनस ये y कंपोनेंट इसका माइनस ये y कंपोनेंट इसका। तो जब माइनस कर देंगे, और EDB कितना है? मैग्नीट्यूड उसकी ये है, EDC की मैग्नीट्यूड भी सेम ही है। तब तो जब इसको cos थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको cos थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे और माइनस करेंगे, तो वैल्यू क्या आएगी? cos थीटा को बाहर ले लो, EDC DB माइनस EDC, ये तो हो गई टर्म 0, तो y कंपोनेंट हो गया 0। अब बात आई x कंपोनेंट की। ठीक, इतना समझ में आया? अब EDB का x कंपोनेंट कितना होगा? EDB sin थीटा। EDC का x कंपोनेंट कितना होगा? EDC sin थीटा। EDB sin थीटा, और दोनों की डायरेक्शन सेम है तो दोनों जुड़ जाएंगे, प्लस EDC sin थीटा। तो ये दोनों जब जुड़ जाएंगे तो नेट फील्ड कितना आ जाएगा x डायरेक्शन में? sin थीटा को बाहर लिखा, EDB प्लस EDC, इनकी वैल्यू ये थी, दोनों की वैल्यू एक्चुअल में सेम ही है। तो ये हो गया आपका 2Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। ठीक, अब साइन थीटा क्या होगा वो भी निकालना पड़ेगा, क्योंकि अब थीटा की टर्म्स में नहीं रखेंगे इसको साइन थीटा को भी हम ये थीटा है ना, तो उसका साइन क्या होगा? साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब अगर ये थीटा है तो ये परपेंडिकुलर हुआ, ये हाइपोटेन्यूज हुआ, तो साइन थीटा को रिप्लेस कर देते हैं परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज से। ठीक, तो अपने पास क्या आया? इक्वल्स टू 2Q परपेंडिकुलर यानी कि A अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी कि 4 पाई एप्सिलॉन। एप्सिलॉन हाइपोटेन्यूज क्या होगा? ये होगा ना, R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर अंडर रूट। तो ये जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा? R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर की पावर 3/2। ठीक, अच्छा डायरेक्शन क्या होगी इसकी? अभी तक डायरेक्शन क्लियर नहीं हुई। डायरेक्शन ये वाली है, ध्यान से देखिएगा। डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या है? ये है, माइनस से पॉजिटिव की तरफ। फील्ड की डायरेक्शन क्या है? उसके अपोजिट। ठीक, अब यहां पर भी वही खेल करने वाले हैं। 2Q को P से रिप्लेस कर देंगे, ठीक, और डायरेक्शन दे देंगे हम इसको 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब अगर आपका A बहुत छोटा है R से, when A is यानी R is much greater than A, तो हम इसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं। R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर को R स्क्वायर ही लिख सकते हैं, और R स्क्वायर की पावर 3/2 कितना हो जाएगा?
आर क्यूब। ठीक, 2QA को हमने P से रिप्लेस कर दिया, लेकिन P को अगर हम डायरेक्शन भी लेते हैं तो P की डायरेक्शन तो ये है और फील्ड की डायरेक्शन ये थी, तो यहां पे लग जाएगा माइनस का साइन और इसको एज ए वेक्टर हमने यूज कर लिया। तो ये मिल गया हमको EX, वही है टोटल फील्ड, क्योंकि EY तो आ गया था 0, तो अपने को मिला E इक्वल्स टू P माइनस का है अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R क्यूब। यह है इक्वेटोरियल प्लेन में। दिस इज एन इक्वेटोरियल प्लेन। ठीक, इतना समझ में आता है, इक्वेटोरियल प्लेन। दोनों में क्या डिफरेंस है, सिर्फ ये इसका डबल है लेकिन डायरेक्शन भी उल्टी है, यानी कि इक्वेटोरियल प्लेन में फील्ड की डायरेक्शन ये होगी फ्रॉम सेंटर टुवर्ड्स नेगेटिव, एक्सिस पे डायरेक्शन होगी ये फ्रॉम सेंटर टुवर्ड्स पॉजिटिव, दोनों एक दूसरे के उल्टा होंगे। एक्सिस पे मैग्नीट्यूड होगी 2p अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन आर क्यूब और इक्वेटोरियल प्लेन में मैग्नीट्यूड होगी p अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन आर क्यूब। एक चीज ध्यान देने वाली है बच्चों की, जब हम इलेक्ट्रिक चार्ज यानी पॉइंट चार्ज लेते थे तो आर क्यूब की जगह नीचे आर स्क्वायर होता था, यहाँ पे आर क्यूब है, मतलब कि जैसे ही डिस्टेंस थोड़ा सा ज्यादा बढ़ेगा तो डायपोल मोमेंट की वजह से जो डायपोल की वजह से जो फील्ड प्रोड्यूस हो रहा था वो तेजी से रिड्यूस होगा। इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल विद आर क्यूब, जबकि फील्ड बिकॉज ऑफ चार्ज वाज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। तो जैसे आर स्क्वायर बढ़ता जा रहा था वो फील्ड कम हो जा रहा था, यहाँ पे आर क्यूब के हिसाब से कम होगा, तो बहुत तेजी से कम होगा। वैलिड रीजन है इसका, क्योंकि जैसे हम डिस्टेंस बहुत बढ़ा देंगे तो क्या होगा कि इधर की उधर माइनस की दोनों मिलके जीरो कर देंगे ना चार्ज को, तो अगर दूर से देखोगे तो आपको एक्चुअल जीरो चार्ज जैसा ही दिखाई देगा और उसी के हिसाब से फील्ड भी बहुत कम सा आ जाता है। ठीक है, अगर इसकी जगह पे नॉर्मल चार्ज क्यों रखा था तो फील्ड ज्यादा आता, मैं ये कहना चाह रहा हूं। चलो ठीक है, अच्छा अब हमें निकालना है एक टॉपिक बचा हुआ है। हमने अभी निकाला कि डाइपोल जो है वो कितना फील्ड प्रोड्यूस करेगा इक्वेटोरियल प्लेन में और एक्सिस के अलावा, ये दो ही चीजें हैं आपकी बुक में। एक जेनरिक पॉइंट पे भी निकालना बनता है जो मैं एज ए क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक है, कि एक पॉइंट ले लिया यहां पे और उस पर निकाल दिया, वो पॉइंट फिर यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है, वो एक जेनरिक डेरिवेशन है, थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, वो एज ए क्वेश्चन हम कराएंगे इसको। ठीक है, हम अभी क्या करने वाले थे कि हमने ये निकाल लिया कि इलेक्ट्रिक फील्ड जब डाइपोल होगा तो उसके इक्वेटोरियल प्लेन में कितना फील्ड होगा और उसकी एक्सिस के अलावा कितना फील्ड होगा। अब हम ये निकालने वाले हैं कि जो हमारा डाइपोल है वो इलेक्ट्रिक फील्ड में बिहेव कैसे करेगा। ठीक है, अब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया तो डाइपोल वहां पर है तो उस पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा। जैसे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया था तो चार्ज अट्रैक्ट होता था या रिपेल होता था, उसी तरह से डाइपोल कैसे बिहेव करेगा ये समझते हैं। ठीक है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया हुआ, तो हेडिंग डाल लीजिए इलेक्ट्रिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। हेडिंग डाल लिया आप लोगों ने, डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बनाते हैं, कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, लाइंस पैरेलल होंगी और इक्वी डिस्टेंट होंगी। ये है हमारा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड जिसकी एम्पलीट्यूड है E और डायरेक्शन है ये। ठीक, अब इस पे रखा हुआ है हमारा एक डाइपोल। कौन रखा हुआ है, डाइपोल। ठीक, तो डाइपोल भी बना लेते हैं। छोटू सा डाइपोल है हमारा, ये रखा है डाइपोल यहां से यहां, ये हमने ले लिया माइनस, ये हमने ले लिया माइनस क्यू और ये ले लिया हमने प्लस क्यू 2a। ठीक, तो पहला सवाल तो ये बनता है कि फोर्स कितना होगा। Force on a dipole in uniform electric field कितना होगा फोर्स। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है यानी कि यहां पे वैल्यू हुई, यहां भी वैल्यू हुई। फोर्स कितना होता है, यहाँ पे E क्यू, यहाँ पे E क्यू माइनस, तो यहां पे फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में, यहां पे फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में, नेट फोर्स 0। ठीक, नेट फोर्स 0 हो जाएगा, लेकिन नेट टॉर्क 0 नहीं होगा। नेट टॉर्क तो नेट फोर्स हो गया हमारा 0।
फील्ड इज 0, हमेशा 0 होगा। नेक्स्ट टॉर्क कितना होगा? अब टॉर्क की बात कर लेते हैं, ठीक है। टॉर्क, इस पे कितना टॉर्क लगेगा? फील्ड इधर है, फोर्स भी इधर है, ये अगर इसका सेंटर मान लें तो आर्म लेंथ ये हो गई, तो टॉर्क कितना लगा? टॉर्क इक्वल्स टू फोर्स इंटू आर्म लेंथ। आर्म लेंथ कितनी होगी? ए साइन थीटा। ये डिस्टेंस कितना होगा? ये वाला, दिस इज आर्म लेंथ ना। टॉर्क कितना होता है? टॉर्क इक्वल्स टू फोर्स इंटू आर्म लेंथ, ठीक है। आर्म लेंथ मतलब जो जिस पॉइंट के अक्रॉस से रोटेट हो रहा है ना, उससे इसका परपेंडिकुलर सेपरेशन कितना है, वो तो ये हुआ ना, ये वाला पार्ट। तो फोर्स है हमारा क्यू ई, आर्म लेंथ होगी हमारी ए कॉस थीटा, ये साइन थीटा, ये होगी हमारी टॉर्क जो इस क्यू पे लगा। सिमिलरली इस क्यू पे क्या टॉर्क लगेगा? इस क्यू पे फोर्स किधर लग रहा होगा? इधर लग रहा होगा, इस डायरेक्शन में। आर्म लेंथ क्या हो गई? ये वाली हो गई। फिगर ठीक नहीं बना रहे हो, ठीक है। फोर्स किधर लग रहा होगा? इधर। आर्म लेंथ कौन सी होगी? ये, दिस इज दी आर्म लेंथ। ये कितनी होगी? ए साइन थीटा। तो इधर कितना टॉर्क लग जाएगा? क्यू ई ए साइन थीटा। दोनों की डायरेक्शन कैसी है? ये टॉर्क इधर एंटी क्लॉकवाइज, ये भी एंटी क्लॉकवाइज, दोनों एंटी क्लॉकवाइज तो जुड़ जाएंगे। क्यू ई ए साइन थीटा 2 क्यू ए को बोलेंगे हम मोमेंट, डाइपोल मोमेंट। तो 2 क्यू ए को हमने डाइपोल मोमेंट बोल दिया, तो ये हो गया हमारा P क्रॉस E। P क्रॉस E इज P इंटू E साइन थीटा। तो ये क्रॉस प्रोडक्ट होता है। टाउ नेट इज द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ P एंड E, ठीक। P क्रॉस E, P की डायरेक्शन है ये इधर, नेगेटिव टू पॉजिटिव, यानी कि ऐसे, और E की डायरेक्शन है उल्टा। तो ये कैसे जाएगा हमारा? ऐसे से ऐसे तो होगा नहीं, P टुवर्ड्स E, बाहर की तरफ आ गया। P ऐसे है और E इस तरफ है, तो ये बाहर की तरफ आउट ऑफ द बोर्ड आ रहा है, ठीक है। ठीक, P क्रॉस E। तो बच्चों आज हमने क्या क्या समझ लिया? हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का कॉन्सेप्ट समझ लिया, हमने डाइपोल का कॉन्सेप्ट समझा, हमने डाइपोल मोमेंट को समझा, और हमने समझा कि एक डाइपोल क्या फील्ड प्रोड्यूस करेगा अलोंग इक्वेटोरियल प्लेन, अलोंग द एक्सिस ऑफ द डाइपोल। फिर हमने ये भी समझा कि डाइपोल पे कितना फोर्स और कितना टॉर्क लगेगा अगर डाइपोल को हमने एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा। तो इन सारी चीजों पे छोटे छोटे क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक। मैंने आपको ये भी बोला था कि अपनी बुक का, टेक्स्ट बुक का एग्जांपल नंबर 1.7 और 1.8 कर लीजिए, वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से रिलेटेड ही है, ठीक है। अगर आपको समझ में आने लग गया है डाइपोल का कॉन्सेप्ट, तो इस वीडियो को थम्स अप दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।